कन्फ्यूशियस का नाम तो सुने होगे, नहीं सुने हो भाई? इतना तो पता होगा कि ये व्यक्ति है, या इसमें भी डाउट है कि एनिमल है कि ह्यूमन बीइंग है? इतना तो नाम सुना ही होगे। कन्फ्यूशियस कहाँ के थे? हाँ, चाइना के एक प्रोविंस लू प्रोविंस में ये रहते थे। अच्छा, इनकी एक एकेडमी थी, उसको कहते हैं कि उन्होंने एक एकेडमी खोली थी, एकेडमी टू डिस्कवर विजडम एंड लर्न इट, एकेडमी फॉर डिस्कवरिंग एंड लर्निंग विजडम, कन्फ्यूशियस ने। देखिए, चाइना में कहते हैं कि 3 व्यक्ति बहुत रिस्पेक्टेड है, उनमें से एक कन्फ्यूशियस है, दूसरे बुद्ध है, और तीसरे लाओसे, लाओत्से, राइट? उसमें से जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो बुद्ध को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है और कन्फ्यूशियस को प्रमोट करने पे लगे हुए हैं। और कन्फ्यूशियस अपने आप में है भी ब्रांड है, बहुत ही रिस्पेक्टेड फिलोसोफर माने जाते हैं। और चाइना ने, हमारे यहाँ तो कन्फ्यूशियस जैसे बहुत हुए, एक एक्यूजेशन लगता है हमारे डिप्लोमेसी पे कि हम अपना सॉफ्ट पावर अच्छे से यूज नहीं कर पाए, उसका जो पूरा पोटेंशियल है ना सॉफ्ट पावर का, उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए दुनिया में हमारी ख्याति फैलाने में, इंडिया का नाम फैलाने में। लेकिन चीन ने एक ही स्कॉलर को इतने अच्छे से यूज किया कि हर जगह जाके कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोल दिए, नेपाल में, बांग्लादेश में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट नहीं है? एफसीआरए में बैन किए गए बहुत सारे, हाँ किया हुआ है, क्योंकि देखिए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स ने क्या किया, इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू चाइना ने वहां की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं उनपे बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस अपना जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस ने ये बात बोली भी कि भाई ये लोग बिल्कुल अंदर तक घुस गए, तो तभी तो ऑस्ट्रेलिया का ये क्वाड में साथ आया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट जो है एफिलिएटेड पाए गए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से, उनको एफसीआरए के तहत उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया, कहा गया कि भाई दे आर नॉट कंप्लाइंग विद दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए, एंड थ्रू दैट चाइना इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ द पीपल। नेपाल में बताया जाता है कि भारत विरुद्ध जो सेंटिमेंट क्रिएट करने में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, नेपालियों में भारत के विरुद्ध सेंटिमेंट क्रिएट करने में, isn't it? तो देखिए एक ही आइकन को वो कितना प्रमोट कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स सो एक बैकफायर हुआ है, क्योंकि आप ज्यादा ही किसी के मामले में टांग अड़ाने लग जाओगे, एक तो आप चुपचाप करो, उनको महसूस ना हो कि भाई टांग अड़ाई जा रही है, और एक सीधा सीधा टांग अड़ाने लग जाओ, तो फिर बैकफायर तो होगा ही, है कि नहीं? ओके, देखिए कन्फ्यूशियस जो है वो, उनका एक डिजायर था कि मुझे एक ऐसा शिष्य मिले जो राजा बने, मतलब कोई प्रिंस मेरा शिष्य बने और फिर मेरी शिक्षाओं को इंप्लीमेंट करे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली मानते थे कि, हालांकि वो शिक्षाओं को अपनी नहीं कहते थे, उस वे में वो हम्बल थे, नम्र थे, विनम्र थे। He used to say that whatever I am telling, that is nothing but knowledge coming from ancient sages. I do not possess any knowledge. I am just a medium of sending these knowledges to the next generation. मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, मेरा अपना कोई नॉलेज नहीं। वो ऐसा विनम्र तरीके से बोलते थे। लेकिन वो कहते थे कि ये जो, इसलिए उनको बोला जाता है वाइज गार्जियन ऑफ एंशियंट विजडम।
और विजडम कमिंग फ्रॉम एंशियंट सेजेस, ऐसा वो खुद को बोलते थे कि मैं सिर्फ कस्टोडियन हूं, मेरा अपना सोचा कुछ नहीं, जो कुछ मैंने लर्न किया वो जो एंशियंट सेजेस है उन्होंने बोला, मैंने लर्न किया, उसी को मैं प्रमोट कर रहा हूं। गॉट द पॉइंट? इज थिंग क्लियर? He used to talk about, there is a term called ritual propriety. Ritual propriety. देखिए कन्फ्यूशियस मेटाफिजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, आफ्टर लाइफ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बात करते थे बस एथिक्स की, और उनका फोकस एक ही चीज थी कि सोसाइटी में डिसऑर्डर को कैसे कम किया जाए, क्योंकि उनके समय में चीन में काफी डिसऑर्डर था, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था, आपस में लड़ते रहते थे चीनी, जिसकी वजह से जो आम जन है, आम सोसाइटी है, उस पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता था। तो उनका कहते हैं कि एवरी फिलोसोफर इज प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, जिस सर्कमस्टेंसेस में हुए उसके हिसाब से उनका व्यक्तित्व भी ढल गया। तो ऐसे ही कन्फ्यूशियस भी थे। गॉट द पॉइंट? तो वो बात करते थे रिचुअल प्रोप्राइटी की, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते थे कि हेवन इज अलाइंड विद मॉरल ऑर्डर, हेवन इज अलाइंड विद मॉरल ऑर्डर। यहां पर हेवन वो आफ्टर लाइफ वाला हेवन की बात नहीं कर रहे हो, हेवन मतलब जहां पर सब चीजें अच्छी हो, जहां पर सब चीजें यूटोपिया जैसा, जहां पर सब चीजें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां पर हिंसा ना हो, जहां पर सब खुशी खुशी रहे, जहां पर पेन ना हो, सफरिंग ना हो, जहां पर अच्छी सारी चीजें हो, उसको हेवन बोलते हैं। वो कहते हैं हेवन इज अलाइंड विद मॉरल ऑर्डर, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एजेंट, द एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो कहते थे, दूसरे शब्दों में आपको बता रहा हूं, दैट यू कैन क्रिएट हेवन फॉर योर सेल्फ, you can create heaven for yourself with your effort. It is dependent on human effort. और वो कहते थे कि human effort in accordance to what? This ritual propriety. Ritual propriety. अब देखिए इसमें two words, there are two words in this. एक तो ritual और दूसरा propriety. Ritual क्या होता है? What is a ritual? Can you tell what is a ritual? परंपरा। किसके कॉन्टेक्स्ट में आपने रिचुअल सुना है? रिलीजियस, रिलीजियस एक्टिविटीज के संदर्भ में आपने, हाँ कस्टम्स के साथ, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। हाँ, लेकिन रिचुअल्स क्या होता है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप एग्री करें तो उसको बताइएगा। कि जैसे मान लीजिए कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, एवरी मॉर्निंग यू टेक अ बाथ, and after taking bath you light up a diya in front of some deity, say Ganpati, right? And then hold your hand and tell प्रभु ध्यान रखना, कुछ कल्याण कर देना, निकल रहा हूं मेहनत करने, ऑब्जेक्टिव ये है कि आईएएस ना तो कम से कम आईपीएस तो बना ही देना, राइट? हर रोज सुबह ये आप कर रहे हो, तो इसको क्या कह सकते कि रिचुअल है, दैट यू आर कंडक्टिंग अ रिचुअल। तो ये तो हो गया रिलीजियस मैटर के संदर्भ में। ये इस एक्टिविटी को मैं एनालाइज करूंगा कि भाई फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कन्फ्यूशियस व्हाट ही मेंट बाय दिस रिचुअल। लेकिन आपसे मैं कहूं कि ये रिलीजियस मैटर छोड़िए, क्योंकि रिचुअल को इंटरप्रेट किया जाता है रिलीजियस मैटर्स के संदर्भ में। जैसे यज्ञ करने बैठते हैं तो उसमें क्या रिचुअल होंगे? भाई रिचुअल का मतलब क्या कि पहला स्टेप क्या लिया जाएगा, हाथ में क्या पकड़ना है, उसमें डालना क्या, मंत्र क्या पढ़ने हैं, हाँ ये कह सकते हो आप, नियम। आप कह सकते हो कि रिचुअल मतलब ए सीरीज ऑफ रूल्स, राइट? अच्छा एक बात और पूछूं आपसे, आपके घर पे जब कोई आता है मेहमान, तो आप क्या करते हैं?
भाई उसको वेलकम करने के लिए कुछ तो करते होंगे, कुछ तो करते हो ना, या बस ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, सोच लेगा खुद ही वेलकम है, ऐसा स्वागत के लिए क्या करते हैं? भाई नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके यहाँ बंगाल में पता नहीं क्या करते हैं, हमारे यहाँ नमस्कार करते हैं। आप भी नमस्कार ही करते हैं, तो नमस्कार करेंगे कि नहीं? उससे उस व्यक्ति को क्या लगता है कि आई एम वेलकम, एम राइट? अच्छा, कुछ जगह आदाब कर देते हैं, कुछ जगह वेस्टर्न सोसाइटी में जाएंगे और वो हैंडशेक कितना फर्म है उससे पता चला हाउ मच वेलकम आई एम राइट। मतलब तरीके होते हैं ना, हैंडशेक के भी कई तरीके होते हैं। कुछ जो है चरण स्पर्श, कुछ चरण स्पर्श करते हैं भाई, क्योंकि कुछ व्यक्ति ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं आपके माइंड के हिसाब से, एम राइट? तो चरण स्पर्श के भी कई तरीके, एक तो दंडवत प्रणाम, मान लीजिए कोई गुरु आते तो दंडवत प्रणाम, और कोई कम उनसे कम रेस्पेक्टेबल तो पूरा झुक के आप पैर छूते हैं ना, और फिर ग्रेजुअली पाए लागू, am I right or wrong? I mean, can we say that the degradation of ritual has taken place? If you are touching someone's feet, then you should properly do it. तो कई जगह करते हैं, मतलब टच करते हैं पूरा, और कुछ जगह बस दिखा देते सिंबॉलिकली, तो ये भी तो रिचुअल हुआ। दिस इज ऑल्सो रिचुअल, एम राइट और रॉन्ग? इमेजिन कीजिए सोसाइटी विदाउट रिचुअल्स, तो जैसे कोई मेहमान आ रहा है तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ जाएगा कि मैं रिस्पेक्टफुल हुई। What is the utility of ritual? Utility of ritual is number one, enacting intangible into tangible. Enacting intangible into tangible. Intangible is what? Abstract. Respect is abstract. How to show it? You require some sign, some symbol, some activity. तो एक बना दिया कि भाई ये जो है ये रिस्पेक्ट की, नमस्कारम, एक तो नमस्कारम, एक ऐसे भी करते हैं नमस्कारम, झुकते भी हैं, जापान में जाएंगे तो ऐसे करते हैं, हाँ, isn't it? तो अलग अलग रिचुअल है हर एक सोसाइटी में, रिस्पेक्ट दिखाने का रिचुअल। कहते हैं कि चीन और जापान में तो चाय पीने का भी रिचुअल है, मतलब आप ऐसे ही चाय नहीं पी सकते जैसे हम पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, उनका प्रॉपर होता है, कैसे बैठना है, कैसे टी बनानी है, उसको डालना कैसे है, किस कप में डाला जाएगा, किस तरीके से ऑफर किया जाएगा, उसका रिचुअल है। वो वैसे चाय पीते हैं, हमारे यहाँ नहीं। हाँ, बना दी, कोई आ गया है तो डाला उसमें पानी, उसमें चाय पत्ती और सब कुछ मिक्स करके और एक बार उबाल दिया और पी लो भाई। हाँ नहीं, मैं देखिए, अब उसके पीछे के साइंस क्या है उतना तो मुझे, मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूं, मतलब कि मुझे साइंस पता हो, मैंने कभी इस बारे में रिसर्च नहीं की, या उतना साइंटिफिक शायद मैंने एंगल से देखा नहीं उसको। हाँ 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 हाँ, मतलब कि मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि रिचुअल होता है हर एक चीज के लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी को डिस्प्ले करने के लिए रिचुअल की आवश्यकता पड़ती है। ये आप एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? यू विल एग्री विद दैट? इसकी एक दूसरी यूटिलिटी भी होती है, वो साइंटिफिक है, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना? अगर वो मान लो कोई नहीं भी मान रहा है तो एक चीज तो 100% मानेगा कि रिचुअल की एक यूटिलिटी होती है, ये इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन। इट
brings discipline. Do you agree with that it brings discipline? The only trouble with ritual is that when you interpret it in superstitious way, सिर्फ ये ट्रबल है रिचुअल का। नहीं तो रिचुअल का सबसे प्राइमरी गोल क्या होता है? ये दो होते हैं। एक तो इंटेंजिबल को टेंजिबल करना, भाई आप रिस्पेक्ट दिखाएंगे तो कुछ तो सिंबल करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा हाँ ही इज रिस्पेक्टफुल। नहीं तो रिस्पेक्ट तो एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी हो, तो आपके अंदर है, उसको कैसे दिखेगी? यू गेटिंग माय पॉइंट? नंबर वन दिस, एंड सेकेंड दैट इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन। अगर आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, रिचुअल हैज ग्रेट यूटिलिटी। जैसे आप अगर मान लीजिए जो गणपति के सामने दिया जलाने वाला जो रिचुअल है, इसको अगर आप ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हो कि बिना मेहनत किए ही गणपति जो है कल्याण कर देंगे, तो ये क्या हो गया? सुपरस्टिशन हो गया, अगर आप उस मंशा से कर। लेकिन आप इसको अगर ऐसे देख रहे हो कि एवरी मॉर्निंग आई एम गेटिंग अप and I am lighting diya, I am doing some ritual to auto suggest myself and to tell myself what my goal is, and it keeps on reminding me right in the morning, so that whole of the day I'll be engaging in such activities which will drive me towards the goal, then it has great utility. Do you agree with that? Am I right or wrong? Isn't it? तो वो यही बोलते हैं कन्फ्यूशियस, वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये जो रिचुअल प्रोप्राइटी है ना, ये लेके आता है ऑर्डर, ये लेके आता है डिसिप्लिन, और ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। वो ऐसा मानते हैं एवरीथिंग इज ट्रांजिशनरी इन द वर्ल्ड, everything is changing, nothing is certain, and that uncertainty brings unhappiness, because human beings by nature they seek what? Permanency, they seek certainty, they seek stability, whether it is in relationship। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखिए हम सभी चाहते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों पकड़ना चाहते हैं? क्योंकि स्टेबल है, भाई उनको भय मानने की जरूरत नहीं कि कोई नौकरी से निकाल देगा। अब मान लीजिए आप किसी नौकरी में ज्वाइन करते हैं और वहां पर हमेशा भय बना हुआ है कि आप जो है किसी भी समय निकाले जा सकते हैं, तो आप हैप्पी होंगे या अनहैप्पी होंगे? यू विल बी अनहैप्पी। तो पीपल आर सीकिंग व्हाट? सर्टेनिटी, सम स्टेबिलिटी। एम आई राइट और रॉन्ग? रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में भी तो स्टेबिलिटी देखते हैं ना, जहां पर ट्रू सेंटिमेंट हो, या ऐसे सोचते हैं कि ठीक है आज ये, कल ये, परसों ये, सब अपने हैं, वहां भी तो सर्टेनिटी ढूंढते हैं। अच्छा ये जो है ना सब अपने हैं, जिसको ये आभास होता है, हो जाता है सब अपने हैं, किससे क्या भेदभाव करना, ये भी सर्टेनिटी ढूंढने के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी से परेशान होते, तो इसमें सर्टेनिटी ढूंढते कि सब अपने ही तो हैं, क्या भेदभाव करना। गेटिंग माय पॉइंट? तो एवरीबडी, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेशनशिप में सर्टेनिटी की बात जब हो, क्योंकि वो सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन आप सबसे पहले याद करेंगे? ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर रिलेशनशिप हमेशा परमानेंट रहते हैं, आप भले ही कैसा बिहेवियर कर लो, उनसे लड़ लो, भिड़ लो। फैमिली, राइट और कन्फ्यूशियस फैमिली इंस्टीट्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि 5 रिलेशनशिप ऐसे हैं, 5 रिलेशनशिप, आप उनको अगर मेंटेन कर लो तो इस दुनिया में ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी होगी और हैप्पीनेस होगी। 5 रिलेशनशिप, इनमें से 3 रिलेशनशिप फैमिली के होते हैं। एक रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ का, अगर उसमें शांति है तो निश्चित फैमिली में ऑर्डर बना रहेगा, फैमिली में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। हस्बैंड शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ वाइफ एंड वाइफ शुड बी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, कि भाई हस्बैंड जो भी लेके आ रहा है उसी में पूरी चीजें मैनेज हो रही हैं, इजंट इट? तो शांति बनी रहेगी, रिश्तों में स्टेबिलिटी बन, तो जो है वो कन्फ्यूशियस बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कहने का मतलब ये, फादर और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट कैसे हो?
तो पेरेंट कंसिडरेट हो, लवफुल हो बच्चों के लिए। और बच्चे कैसे हो, तो वो यूज करते हैं वर्ड रेवरेंशियल हो। कैसे हो, रेवरेंशियल। वो कहते हैं कि सपोज यू सी दैट योर पेरेंट्स आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, then should you discourage them from doing something wrong? Answer is yes, but discourage them mildly. Don't shout on them. You should not lose respect while correcting them. And even if they don't get corrected, then don't lose patience. Don't shout on them and don't lose reverence for them, despite the fact that you are telling them that this is right and they're not listening. Because it will help in establishing order in the family. It will keep peace in the family. You got the point? वो ऐसा कहते हैं। फिर सिबलिंग रिलेशनशिप, सिबलिंग ना, भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जो रिश्ता होता है, in that elder sibling should be affectionate towards the younger one and younger one should be respectful of। तो 3 रिलेशनशिप जो है वो फैमिली से बताते हैं, और 2 रिलेशनशिप फैमिली से बाहर के बताते हैं। एक रिलेशनशिप है रूलर एंड सब्जेक्ट का। रूलर एंड सब्जेक्ट। रूलर शुड बी बेनिवोलेंट एंड जस्ट। रूलर शुड बी बेनिवोलेंट एंड जस्ट, एंड सब्जेक्ट शुड बी लॉयल टू द रूलर। एक वो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, कहते हैं फादर शुड बी फादर, सन शुड बी सन, सन शुड नॉट ट्राई टू बिकम फादर। In relationship he is saying father should be father, son should be son, son should not try to become father। तो कहने का मतलब क्या है, आज देखते हो हमें से बहुत लोग ये कोशिश करते हैं, पिता पिता है और बेटा बेटा है, बेटा पिता बनने की कोशिश ना करे उस रिलेशनशिप में। और वो कहते हैं रूलर इज रूलर, रूलर शुड बी रूलर, सब्जेक्ट शुड बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड नॉट ट्राई टू बिकम रूलर। एक ये कारण हो सकता है कि एक कंजर्वेटिव कन्फ्यूशियस को जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्यों चेरिश करती है, क्योंकि कन्फ्यूशियस क्या कह के गए, रूलर शुड बी रूलर एंड सब्जेक्ट शुड बी सब्जेक्ट। रूलर शुड बी बेनिवोलेंट एंड जस्ट एंड सब्जेक्ट शुड बी लॉयल टू द रूलर। सब्जेक्ट शुड नॉट ट्राई टू बिकम रूलर। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए चाइना की सोसाइटी में एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और सोसाइटी के बीच में कि हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, हर चीज आपको चीप उपलब्ध होगी, आपको जॉब्स जनरेट करके देंगे, आप जो है अपना जीवन जिए और रूलर बनने की कोशिश ना करें। ऐसा है ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कितने डेकेड से रूल कर रही है, चाइना के ऊपर कर रही है। आपको पता है, अब हालांकि उन्होंने किया होगा ये एजुकेशन सिस्टम से, मुझे ऐसा प्रतीत होता है शायद उसमें कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं को भी पढ़ाया जाता होगा कि कन्फ्यूशियस ने बोला है कि रूलर शुड बी रूलर एंड सब्जेक्ट शुड बी सब्जेक्ट। लेकिन चाइना में रिसर्च हुआ था डेमोक्रेसी को लेके, और ज्यादातर चाइनीज लोगों ने क्या बोला, टू मच डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, टू मच डेमोक्रेसी इज not good for the society, is not good for the stability, because Confucius teachings, Confucianism in itself has a big followers in China, because Confucius cherished stability at the highest, which is important for happiness। got the point? तो एक रिलेशनशिप कौन सा मेंटेन करना है, रूलर सब्जेक्ट का, तभी जो है शांति रहेगी। और 5वां रिलेशनशिप है फ्रेंड फ्रेंड। फ्रेंड फ्रेंड, फ्रेंड शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। ये 5 रिलेशनशिप में शांति बना के रखिए तो घर में भी शांति रहेगी, और घर में शांति रहेगी तो समाज में शांति रहेगी, समाज में शांति रहेगी तो देश में शांति रहेगी,
देश में शांति रहेगी तो पूरे वर्ल्ड में शांति रहेगी।